Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 26 जनवरी 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक वैन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि केरला के अंदर में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो ईस्टर्न साइड में फ्लो होती हो। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई नदी नहीं है जो वेस्टर्न साइड में फ्लो होती हो। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आराम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो दोस्तों थंबनेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है एक ऐसा टॉपिक जिसका पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा कवरेज हुआ। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर में डिटेल्ड आर्टिकल आ चुके हैं, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो हुआ क्या है दोस्तों, इंडिया ने अभी ब्राज़ील के जो बुल हैं उनके सीमन को इम्पोर्ट किया है। और वो जो वीर्य अभी यहाँ पर इंडिया ने इंपोर्ट किया है ब्राज़ील से, वो वीर्य का यूज़ किया जाएगा मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और ये जितना भी यहाँ पे जो ब्राज़ील के बुल का सीमन इंपोर्ट किया है, ये किसने किया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। तो एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे की टर्म्स भी हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी लगभग 40,000 जो डोजेज हैं ये सीमेन के, वो अभी इंपोर्ट किए गए हैं। अब ये जो इंपोर्ट हुआ है इसका हम कहां पे यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर में। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें जो जानना होगा वो ये, आखिरकार कौन सी ब्रीड्स हैं वो बुल की जिनका ये सीमेन इंपोर्ट किया है इंडिया ने, वो भी ब्राजील से। तो दोस्तों वो दो ब्रीड्स हैं, ध्यान रखना। एक का नाम है गिर और दूसरे का नाम है कंकरेज। तो ये जो गिर ब्रीड है ये एक इंडियन ब्रीड है ज़िबूइन कैटल की। ये जो आपको गिर ब्रीड दोस्तों देखने को मिलती है, इसका ओरिजिनेशन हुआ है कठियावाड़ पेनिनसुला, यानी कि गुजरात की हम बात कर रहे हैं। अब नाम भी इसका आपको पता है गिर पड़ा हुआ है, और गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं, तो गिर हिल्स के बेसिस पर ही यहाँ पर इस काऊ का नाम भी रखा गया। और कुछ और नाम भी यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं, जैसे बोदाहा, देसन, गुजराती, कठियावाड़ी, सोरथी, सुरती, इस प्रकार के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो गिर वाली ब्रीड है दोस्तों वो इस प्रकार से यहाँ पर वो नजर आती है। कहोगे ये गिर ब्रीड और ये इंडियन ब्रीड है, लेकिन हमने इसी का जो सीमेन है वो ब्राजील से इंपोर्ट किया है। तो ये ब्रीड जो है ब्राजील कैसे पहुंची वो भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो। अभी दोस्तों आपने ये इस ब्रीड को देखा, अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। अगर हम इसी गिर ब्रीड की बात करते हैं तो इसमें जो एवरेज काऊ होती है उनका जो वजन है वो लगभग 385 kg के आसपास होता है, और हाइट 130 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो गिर बुल हैं, जो बैल होते हैं, उनका वजन लगभग 545 kg होता है एवरेज, और हाइट 140 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट की, तो ये जो ब्रीड्स हैं ये गर्म तापमान में भी आराम से रह सकती हैं, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। मिल्क ईट की बात करेंगे तो जो इंडियन ब्रीड है गिर काउस की, ये 6 से 10 लीटर का दूध प्रोड्यूस करती हैं, ये देती हैं हमको। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप देख पाओगे जो ब्रीड्स हैं इनका ओरिजिनेशन हुआ था वेस्ट इंडिया में, स्पेशली गुजरात के अंदर में। देन धीरे धीरे करके गुजरात के आसपास के स्टेट्स में भी अब ये जो ब्रीड्स हैं वो फैल चुकी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो स्पेशली महाराष्ट्र और राजस्थान में आपको एक गिर ब्रीड्स की काऊ नजर आती हैं, काऊ या बैल वहाँ पे नजर आते हैं। अब बात आती है कंकरेज काऊ की, ठीक है। कंकरेज काऊ कौन सी है ये आपको दिख रही होगी दोस्तों। तो ये जो कंकरेज काऊ है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी गुजरात में ही देखने को मिलती है, स्पेशली रन ऑफ कच्छ वाले रीजन से और राजस्थान के कुछ रीजन से। और
इसके फीचर्स का अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रीड आपको दिख रही है दोस्तों, इसका कलर देखो, थोड़ा सा कहीं पर ग्रे है, सिल्वर ग्रे है, आयरन ग्रे है और स्टील ब्लैक कलर भी आपको कहीं कहीं पर नजर आएगा इस वाले काऊ का। और ये भी गर्म तापमान में आराम से रह सकती है, सूटेबल है इसके लिए। और ये ब्रीड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि कई सारी जो बीमारियां हैं ना वो इसको लगती ही नहीं है। जैसे हीट स्ट्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गर्मी कितनी पड़े आराम से यहाँ पर ये बैल आराम से सर्वाइव करेगा। या टिक फीवर हो गया, इस प्रकार से और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब आप कह सकते हो ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये उन सब चीज़ों को झेल सकती है ये वाली ब्रीड। तो ये दोनों ब्रीड्स का नाम ध्यान रखना है, गिर और कंकरेज काऊ। इन्हीं ब्रीड्स के जो बुल हैं उनका जो सीमेन है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट किया। अब वहीं पर आते हैं जहाँ पे आपका दिमाग अटका हुआ होगा इस समय पर, आखिरकार ये इंडियन ब्रीड है तो ब्राज़ील में क्या कर रही हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रीड्स हैं ना ये ब्राज़ील में पहुंचाई गई थी, स्पेशली यहाँ पर आप कह सकते हो 18th सेंचुरी की बात है। वहाँ पे जो महाराजा थे, महाराजा ऑफ भावनगर, इन्होंने यहाँ पर ये गिर ब्रीड्स की जो काऊ हैं इनको ब्राज़ील गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो महाराजा ऑफ भावनगर ने ये ब्रीड से ब्राज़ील को एज अ गिफ्ट दे दी और तब से ब्राज़ील ने इस ओरिजिनल ब्रीड्स को अभी तक बचा के रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं माना जाता है ये ब्रीड एक हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दूध का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ये करती हैं और कैसा भी वेदर हो उसमें सर्वाइव करने की ताकत रखती हैं। और स्पेशली यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया आपको पता है दुनिया में दूध के प्रोड्यूसर की जब बात आती है तो मिल्क प्रोड्यूसर में सबसे बड़ा देश आता है। दुनिया में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 24% केवल भारत से जाता है, उसके बाद यूएस और चाइना। उसके बाद अगर आप देख पाओगे तो दोस्तों ये जो मिल्क की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस ही बात है, फ्यूचर में भी ये डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। और डिमांड इंक्रीज होगी तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छा खासा जो मिल्क है वो भी चाहिए होगा। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार यहाँ पर टारगेट यही कर रही है कि साल 2034 तक, ठीक है, हमारा मेन टारगेट है कि हम लगभग 330 मिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से जो ये दूध है उसका प्रोडक्शन करें। तो ये हमारा मेन टारगेट है और इंडिया का ये टारगेट कहीं ना कहीं हम अचीव कर सकते हैं कैसे, जब हम मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो इंडिया अपने इस टारगेट को देखते हुए क्या कर रहा है, ब्राज़ील से इस प्रकार से सीमेन को इंपोर्ट कर रहा है। अब ब्राज़ील के सीमन का हम करेंगे क्या, स्पेशली ब्राज़ील के बुल के सीमन का। तो बात दोस्तों यह है कि अगर आप इंडिया की इन काऊ की ब्रीड्स को देखोगे तो इन काऊ में ये पॉपुलैरिटी की 8 से 10 लीटर के आसपास दूध प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ब्राज़ील के यहाँ पर काऊ की आप जेनेटिक्स देखोगे तो वो लगभग एक पर एनिमल यानी कि पर काऊ 20 से 22 लीटर के आसपास दूध दे रही है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, दुगना डिफरेंस है। तो इंडिया ये टारगेट कर रहा है कि ब्राज़ील के काऊ के जो जेनेटिक्स हैं वो हमारे देश की काउज में प्रोड्यूस हों, वो यहाँ पर उनको मिलें। तो इसलिए यहाँ पर ब्राज़ील के बुल का जो सीमेन है वो यहाँ पर लेकर आया गया भारत, ताकि उस सीमेन को कह सकते हो कि काउज के अंदर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से इंसर्ट किया जाए, जिससे क्या होगा कि एक नया, आप कह सकते हो कि जब बेबी जन्म लेगा काऊ का तो क्या होगा कि उसके अंदर में ब्राज़ील के इस प्रकार के जो जेनेटिक्स है वो हमको नजर आएंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये ताकत मिलेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हो कि मिल्क है उसका वो प्रोडक्शन कर सकेगा। समझ गए? तो ये बेसिकली एक टारगेट लेकर चला जा रहा है। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है, बड़ी देर से बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत जो सीमेन होता है, सीमेन जिसमें जो स्पर्म्स है वो बिल्कुल जीवित हैं, उसको यहाँ पर एक बुल मेल से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको डाला जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कह सकते हो कि जो ये फिर काऊ है ना, ये एक जब नए बेबी को कह सकते हो जन्म देगी, तो इससे क्या होगा कि जिस बुल का सीमन यूज़ किया गया है उसके जो जेनेटिक्स हैं बेसिकली ऑब्वियस सी बात है उस बेबी काऊ में नजर आएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, रीज़न क्या था, क्यों किया ऐसा, और ये ब्रीड्स कौन सी हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात है यहाँ पर एक बोर्ड की, क्योंकि ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी बोर्ड ने क्या किया है, इस सीमेन को इंपोर्ट किया है। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से सेटअप किया गया। इस बॉडी को 1965 में बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री और इसका हेडक्वार्टर, यानी कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर में आता है। ध्यान रखोगे इसको, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, डेयरी लिखा हुआ है तो आप ध्यान रख पाओगे। बाकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अंदर में है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में ही पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री से लिंक करेंगे। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद पिछले 2-4 दिनों से न्यूज़ में बनी हुई थी और उससे पहले पिछले साल पूरे समय पर यह न्यूज़ में बनी हुई थी।
उससे पहले भी न्यूज़ बनी हुई थी। मैं मतलब 3-4 साल से देख रहा हूँ लगातार इसको लेकर बड़े सारे डिस्कशंस यहाँ पे हो रहे हैं। हुआ क्या, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, इनको काम सौंपा गया था कि भैया आप सर्वे करो, क्योंकि यहाँ पे पिटीशंस डाली गई हैं कोर्ट के अंदर और मेंशन किया गया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये मस्जिद की जगह पहले मंदिर हुआ करता था, टेम्पल हुआ करता था, और उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया गया। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ASI को काम सौंपा गया कि भैया आप रिपोर्ट तैयार करो, सारा डिटेल्स दो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हैं कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और मंदिर हुआ करता था एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके बराबर में काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको पता ही होगा, बिल्कुल बराबर में यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा मैटर है, इसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा सर्वे किया और रिपोर्ट तैयार किया। कुछ दिन से यहाँ पर ASI कह रहा था कि भैया इस रिपोर्ट को एकदम से पब्लिक मत करना, थोड़ा रुको। इस तरीके से यहाँ पर रुकते रुकते थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। अब ASI की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया, और पब्लिक करते हुए पता चला ASI की रिपोर्ट ने खुद यहाँ पर मेंशन किया है कि हाँ, ज्ञानवापी साइट पर टेम्पल एग्जिस्ट करता था, वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़कर, जिसको यहाँ पे हटाकर उसकी जगह पर ये मस्जिद बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, बताया जाता है कि 17वीं सेंचुरी के आसपास इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया औरंगजेब के समय पर, और औरंगजेब ने यहाँ पर जो मंदिर है वो तोड़वाया। उसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मस्जिद आपको दिख रहा है, ये मस्जिद सामने से तो ठीक है, चलो इसको मस्जिद की तरह बना दिया, हर चीज़ ये छुपा नहीं पाए। पीछे की जो आप दीवार देख रहे हो, ये पीछे की दीवार जो है, ये वही मंदिर की दीवार है जिस मंदिर को तोड़कर उसमें मस्जिद बनाया गया था। ठीक है, ये आप देख पाओगे, वो पीछे की दीवार इस तरीके से यहाँ पे नजर आती है। बाकी बताया जा रहा है अंदर जो पिलर्स वगैरह हैं, उन पिलर्स पर भी कई सारी कार्विंग्स ऐसी हैं जो कि टेम्पल्स के पिलर की तरह बताई जा रही हैं कि वो टेम्पल के पिलर थे, और उन सब चीज़ों को हटाया नहीं गया, बस खाली थोड़ा बहुत तोड़ा और उसी में यहाँ पर मस्जिद को इन्होंने बना दिया। ये बात पर्टिकुलर इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ASI ने कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर जो हिंदू टेम्पल है वो इस मॉस्क से पहले एग्जिस्ट किया करता था। अब देखते हैं आगे सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, आगे क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे यहाँ पर इसको डिस्कशंस होते हैं, कोर्ट्स को लेकर क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आगे जैसे जैसे उतरेगा डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वाकई में पूरी रियलिटी जानी है ज्ञानवापी मॉस्क की, कि किसने तोड़वाया, फिर कैसे बना, है ना, फिर यहाँ पे आप कह सकते हो बराबर में काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे बनवाया, किस किसने यहाँ पे इसका योगदान था, अगर इस पूरा डिटेल जानना है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। ये वीडियो सेपरेटली इस यूट्यूब चैनल पर, सॉरी इस पर नहीं, दूसरे वाले हमारे दूसरा वाला जो चैनल है वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे वीडियो कम अपलोड होती है लेकिन वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको करना क्या है, सिंपल सा यूट्यूब पर जाकर लिख देना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाय दीपक यादव एजुकेशन, प्लस लिख देना, आपको यही थंबनेल मिलेगा। और पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया, हर एक जो फैक्चुअल डेटा है प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हर चीज़ें इस मॉस्क के बारे में समझाइए, अंदर का पूरा सिनेरियो दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, क्या नहीं है, कैसे है क्या नहीं है। समझ गए? तो आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। अभी के लिए क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन के लिए जो बेसिक चीज़ पढ़नी होगी हमें, वो है ASI। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI जो है दोस्तों, ये आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन पूछ सकती है, क्योंकि आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ASI जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आने वाली एक बॉडी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन काम होता है जो भी हमारे देश के कल्चरल हेरिटेज हैं, ठीक है, जो भी हमारे धरोहर हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके ऊपर रिसर्च करना। और आज के समय पर इस ASI के अंदर में 3650 से ज़्यादा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग स्मारक हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वो सब यहाँ पर इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, और ASI का मेन काम है जगह जगह पर खोज करना, एक्सप्लोरेशन करना, खुदाई करना, देखना भाई यहाँ पर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बना कैसे, ये बॉडी को बनाया गया था 1861 में, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनके थ्रू। अलेक्जेंडर कनिंघम ही यहाँ पर ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे, ये बात ध्यान में रखनी है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, तो ये टर्म भी ध्यान रखना है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कहोगे इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल UPSC है तो ध्यान रखना होगा। ये आप देखोगे एग्जाम्पल 2004 में UPSC ने डायरेक्टली एक सवाल पूछा। सवाल यही था कि बताओ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। तो अभी आपको फर्स्ट लाइन में ही क्या पढ़ाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए आगे आते हैं।
ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में काफ़ी बैकग्राउंड डेटा देखा, उसी प्रकार से ये आर्टिकल डिस्कस किया, इसमें बैकग्राउंड डेटा देखा। तो ये जो बैकग्राउंड डेटा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन करोगे, घंटों लगाओगे, तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन ये रहता है कि आपका सारा का सारा जो करंट अफेयर है दोस्तों, इसको एक सिंपल से पेड पीडीएफ के अंदर में प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो पीडीएफ के अंदर में यानी कि आपको रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। और ये पीडीएफ ऐसा है, चाहो तो आप इसका आराम से प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, उस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर रहेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, हमें पीडीएफ इकट्ठे करने पड़ते हैं, कलेक्ट करते करते स्टोरेज के इशू होते हैं, बाकी सारे इशूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते ही हैं यार। उसका एक बढ़िया सोल्यूशन है कि यहाँ पर इस ग्रुप में सारे के सारे पीडीएफ, पुराने, आज के और आगे वाले आने वाले एक समय के सब पीडीएफ डेट वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शन है डाउनलोड डिलीट के। तो करंट अफेयर की टेंशन के नोट्स, मतलब करंट अफेयर के जो नोट्स की पूरी टेंशन है वो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो दोस्तों फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इसको 499 में ज्वाइन करके रख सकते हो। गारंटी है कुछ समय बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको उसके बाद भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक करना अच्छे से कि आपको किस तरीके से यहाँ पर फ़ायदे होंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ से यूपीएससी 2-3 प्रश्न पूछ चुका है ऑलरेडी, इंटरव्यू में कई क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं। ओके, कैसे पता यार, कई सारे लोग हैं कॉन्टैक्ट में जो यहाँ पर अभी सर्विसेज के अंदर हैं, है ना, उनसे पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो आर्टिकल है ये पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। बड़े दिनों बाद ये डैम न्यूज़ में आया है। आज से पहले, मतलब मुझे भी याद नहीं अब कि कब डिस्कस किया था। हाँ डिस्कस किया था, पूरा डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस की है। ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन याद नहीं है कब डिस्कस किया हुआ है। तो इस वजह से आज इसको बहुत डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि केरला की जो सरकार है वो तमिलनाडु के ऊपर में जोर दे रही है। किस चीज़ का जोर है कि भाई आप मुल्ला पेरियार डैम को हटाकर इसके ऊपर एक नया डैम बना लो, लेकिन ये वाला डैम हटा दो। कहोगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस डैम को लेकर केरला और तमिलनाडु की सरकार के बीच में लंबे समय से एक विवाद अटका हुआ है। और विवाद में आने से पहले एक बेसिक सी चीज़ जान लो यार, ये जो डैम है ना ये 120 साल पुराना है, 120 ईयर ओल्ड डैम। ये डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर में है, सॉरी केरला के अंदर में है। केरला में है ये डैम, लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेट कौन करता है, किसका कंट्रोल है? तमिलनाडु की सरकार के पास में। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तथ्य बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, पेरियार नदी के बारे में, ताकि आपको बेस के साथ में हर एक चीज़ आगे की समझ में आए। चलिए बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम की। तो 126 साल पुराना, मैं तो 120 साल बोल रहा हूँ आगे, 126 साल पुराना यहाँ पर ये डैम है। कहाँ पर लोकेटेड है? केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये नदी आ रही है, 2 नदियाँ आती हैं स्पेशली, एक है मुलैयार नदी और दूसरी है पेरियार नदी। मुलैयार नदी और पेरियार नदी जहाँ पर मिलती हैं, इनका जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट है, इसी पॉइंट पर दोस्तों मुल्ला पेरियार डैम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम ही मुल्ला पेरियार डैम रख दिया गया। समझ गए? तो ये डैम केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बराबर में आपको तमिलनाडु भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब केरला में डैम है तो, लेकिन ये डैम ऑपरेट या ओन कौन करता है? इसकी ओनिंग की पावर, ऑपरेशन की पावर, हर एक चीज़ यहाँ पर तमिलनाडु ही मेंटेन करता है। तमिलनाडु के पास में सारी पावर से दोस्तों इस डैम को मेंटेन करने की, अलग अलग पर्पस के लिए, इरिगेशन, ड्रिंकिंग, वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, सारा का सारा काम तमिलनाडु के हाथ में है इस पर्टिकुलर डैम के संबंधित में। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा पेरियार नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मुल्ला पेरियार नदी में सबसे इंपॉर्टेंट पेरियार नदी है। पेरियार नदी जो कि हमारे केरला की एक सबसे लंबी नदी है, इसका जो लेंथ है वो लगभग 244 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप देख पाओगे, नीचे है केरला और यहाँ पर आपको ये केरला और तमिलनाडु नीचे ही तो है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पेरियार नदी। इस तरीके से आकर क्रॉस होकर नीचे समुद्र में गिर जाती है। और इसी पेरियार नदी को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों जो पेरियार नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है?
ये तमिलनाडु के शिवागिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। स्पेशली वेस्टर्न घाट्स की ऊपर की बात की जा रही है। उसके बाद में ये बहती बहती पेरियार नेशनल पार्क से भी यहाँ पे गुजरती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज यानी कि बीच में छोटी छोटी जो नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा मुथिरापुजा है, मुलायार है, चेरुथोनी है, पेरिंजन कुत्ती है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट आपको नजर आए तो प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन होगा आप हैंडल कर लोगे। अब आती है मेंस की बात। इस आर्टिकल में मेंस को लेकर कैसे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है, और ये विवाद जानते हैं। अब चलते हैं थोड़ा इतिहास में। बात है 1979 की। 1979 में दोस्तों यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी होती है, किस चीज़ को लेकर? डैम की स्टेबिलिटी को लेकर। और फिर डिसाइड किया गया एक मीटिंग के दौरान, एक मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था केसी थॉमस ने, ठीक है। उस समय के वो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर उसको देखा और ये बोला कि जो ये डैम है, ये डैम कहीं ना कहीं बहुत पुराना हो रहा है। और ये डैम जैसे आज मैं जैसे बोल रहा हूँ 120-126 साल पुराना हो चुका है। तो खतरा यही है कि डैम के अंदर में कई सारे क्रैक्स आ चुके हैं, बहुत पुराना हो चुका है। हल्का सा ही भूकंप वगैरह आया या कोई इशू हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो डैम टूटेगा। और डैम टूटेगा तो तबाही कहाँ पे आएगी? तबाही आएगी दोस्तों केरला में। क्यों? क्योंकि डैम कहाँ पर है? डैम है केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। डैम टूटा तो यहाँ पे आसपास जो गांव है ये सब के सब बर्बाद या डूब जाएंगे। लेकिन डैम के फायदे कौन ले रहा है? समय पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट कर रहा है। तो केरला की सरकार बार बार तमिलनाडु के ऊपर जोर दे रही है, प्लीज आप इस डैम को सही करो, आप इस डैम को हटा कर दूसरा बिल्ड करो। यही तो पूरा मुद्दा है ना। केरला की सरकार ने रिट्रेट किया कि भैया न्यू डैम ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, सबसे बड़ा उपाय, इसे तोड़कर इसे हटाकर नया डैम बनाया जाए। समझ गए? नहीं तो फिर ये भी कभी भी क्रैक हुआ ना तो इससे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है केरला में। केरला ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लड झेल चुका है पहले ही, समझ गए। और यहाँ पर ना इसके अंदर में एक, जब स्टार्टिंग में डैम बनाया गया था तो एक कह सकते हो इसका लिमिट सेट किया गया था, भैया इतना लिमिट तक आप इतने फीट तक पानी भर के रख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने 2006-2014 ये मैटर बार बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला कि ठीक है, आप तमिलनाडु से बोला कि आप ना 142 फीट तक जो पानी है उसको स्टोर करके रख लेना। 142 फीट से ऊपर मत जाना वरना खतरा बढ़ जाएगा इस डैम के टूटने का, क्योंकि ऊपर से झोंक आनी शुरू होगी। तो क्या हुआ, जो कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से बोला एक कमेटी बनाओ, उसके बाद यहाँ पे जो भी रिमेनिंग वर्क है उसको पूरा करो, तमिलनाडु इसको रिपेयर करे, सारी चीज़ें ध्यान में रखे। लेकिन कोई भी बात तमिलनाडु ने सुनी ही नहीं। और दोस्तों अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि केरला की सरकार बार बार उनसे कह रही है आप नया बना लो, नया डैम बना लो, लेकिन तमिलनाडु यहाँ पर इसको भी नहीं सुन रहा है। कोई भी बड़े सारे ऑप्शंस तमिलनाडु की सरकार के सामने रखे लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और पानी का जो लेवल है उनसे बोला था आप 142 फीट 142 फीट मेंटेन करके चलो, लेकिन उन्होंने पानी का फीट भी बढ़ा दिया, 152 फीट पर मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ पर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, जिसके डर के बेसिस पर यहाँ पर जो केरला है वो इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है और फाइनली यहाँ पर बोल रहा है कि नया डैम बना लो। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आ चुका है। और जब हम बात करते हैं डैम की तो कई बार दोस्तों सवाल पूछे गए डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर। ठीक है, तो मैंने ये जो पॉइंट है अलग से ऐड किया है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जितने भी डैम है उसमें आधे डैम 50 साल से पुराने डैम हैं, कुछ 100 साल पुराने डैम हैं। तो डैम की सुरक्षा के लिए एक कानून लाया गया था 2021 में, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, दिसंबर 2021 में यह लॉ लेकर आया गया। ये जो एक्ट है इसका मेन मकसद यही था, जो पुराने डैम हो चुके हैं और बहुत पुराने क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसको लेकर यहाँ पर एक सेफ्टी को मेंटेन करना। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है कि भैया जो भी डिजास्टर है उसको रोका जा सके। डैम कभी कभी फेलियर मार जाता है तो डैम के फेलियर को कंट्रोल किया जा सके। ये जो एक्ट है ये कवर करता है उन डैम को जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है या 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डैम्स को कवर किया जाता है ये पर्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट के तहत यहाँ पर बोला गया कि 2 अलग अलग हमारे देश के स्तर पर बॉडी बनाई जाएंगी। एक बॉडी होगी एनसीडीएस और दूसरा होगा एनडीएसए। एनसीडीएस यानी कि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है, और दूसरा है एनडीएसए यानी कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो ये 2 यहाँ पर बॉडीज बनाई जाएंगी, ये बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर कानून ने मेंशन किया। अब जो एनसीडीएस का मेन काम क्या है कि भैया जो डैम सेफ्टी पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं उसको लेकर आना, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह रेकमेंड करना कि भैया डैम के लिए यह करा जा सकता है। और जो ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है इसका मेन काम क्या है कि जो ये पॉलिसीज वगैरह उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना।
ठीक है, जो भी मान लो दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, जैसा अभी तमिलनाडु केरला की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से डैम को लेकर कोई इशू है तो उस पर्टिकुलर इशू को सुलझाना, तो ये बॉडी कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। तो ये नेशनल लेवल पर बॉडी बनाने के बोला, और फिर उसके बाद में स्टेट लेवल पर भी दो बॉडीज बनाने के लिए बोलता है ये कानून। स्टेट लेवल पर जो दो बॉडीज बनेंगी वो है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और है स्टेट कमिटीज ऑन डैम सेफ्टी। ये अपनी अपनी राज्य सरकार जिनमें डैम्स हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से ये अपने अपने बॉडीज को बना लेंगी। इसके तहत यहाँ पर बोला गया जो डैम के ओनर होंगे, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में डैम होगा, वो जो ओनर होगा उसी की सारी जिम्मेदारी है डैम के कंस्ट्रक्शन के, ऑपरेशन की, मेंटेनेंस की, उसके सुपरविजन की, हर एक जिम्मेदारी उस डैम ओनर की है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो डैम सेफ्टी एक्ट भी मैंने आपको हाथ पढ़ा दिया। नाउ यूपीएससी ने 2009 में जो सवाल पूछा था, जो मैंने आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया भी है कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या केरला में कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? नहीं है, वहां पर भी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमने बड़े सारे एडिटोरियल्स लिए हैं, और वो जो एडिटोरियल्स है दोस्तों उसमें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स भी लिए, और मैं आपको आज ना बढ़िया तरीके से समरी प्रोवाइड करवाऊंगा। कई बार होता है ना बड़े बड़े एडिटोरियल, लंबे चौड़े एडिटोरियल क्या होते हैं, हम समझने में दिक्कत कर जाते हैं या चीज़ें नोट डाउन करने में इश्यूज होते हैं। तो आपको एडिटोरियल के प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। डोंट वरी, आप परेशान ना हो। ज़्यादा लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ने से आपको बिल्कुल समरी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल तैयार। यहाँ पे भी आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आज मैंने कई सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, आप आगे देखते हैं चलना, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ में हम लिंक करेंगे। तो ये आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है हमारे। यहाँ पे बात की जा रही है अब की बार कश्मीर में कोई बर्फ नहीं दिखाई दी, और जनवरी का महीना हो रहा है खत्म, आज 26 तारीख हो गई। तो ऐसा क्यों कि कश्मीर अब की बार सूखा पड़ा हुआ है, वरना दिसंबर से ही बर्फ पड़नी शुरू, और इस समय तो कश्मीर पूरा बर्फ से ढक जाता है लोग। ये आप देख पाओगे गुलमार्ग का पूरा सिनेरियो। ये सिनेरियो हुआ करता था इस तरीके से, यहाँ पे बर्फ से ढकता था, लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है, बिल्कुल सादा पड़ा हुआ है। तो रीजन क्या है इसके पीछे का, वो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। पता दोस्तों प्रॉब्लम ये भी है कि अब की बार कश्मीर में जो ये बर्फ नहीं पड़ी है, इसकी चक्कर में कश्मीर के लोकल एनवायरमेंट और वहां की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है, नुकसान हो रहा है। और अब थोड़े समय बाद क्या ही बर्फ पड़ेगी फिर अब की बार, जब जनवरी में नहीं पड़ी। 0% आप इमेजिन करो, 0% यहां पर बर्फ पड़ी है। मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई बारिश हुई नहीं, डेफिसिट चल रहा है यहां पर। डेफिसिट मतलब बारिश की बात करूंगा जब मैं, प्रेसिपिटेशन की बात करूंगा, यानी कि स्नोफॉल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि अब की बार कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी। तो पहला रीजन है वो है क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन से दोस्तों, यहां पर बारिश की अब की बार बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, और बारिश की कमी की वजह से जो बर्फ है वो भी यहां पर ना के बराबर देखने को मिली। दिसंबर 2023 में 80% रेनफॉल डेफिसिट था, 80% बारिश की कमी, प्रेसिपिटेशन की कमी, और जनवरी 2024 में 100% डेफिसिट। 100% डेफिसिट मतलब कुछ बारिश पड़ी ही नहीं। बारिश मतलब वही प्रेसिपिटेशन यहां पर नहीं पड़ा, वो बर्फ जो स्नोफॉल है वो नहीं पड़ी बिल्कुल भी। वो कैसे? इन क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स की वजह से, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स दोस्तों यहां पर नजर आ रही हैं, ये बात आपको समझ में आई। उसके अलावा जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जो हमारे पूरे इस आर्टिकल जो है ना, पूरे आर्टिकल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन का डिस्कशन किया गया है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या है? तो दोस्तों रीजन ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार नहीं रहा या बहुत कमजोर रहा, जिसकी वजह से भी बर्फ नहीं पड़ी है जम्मू कश्मीर में। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? होता यह है दोस्तों कि मेडिटेरेनियन सी से ना जो हवा है, नमी वाली हवा, वो यहां पर चलती है, और वो जो नमी वाली हवा है वो बहते बहते इस तरीके से होते हुए, ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए यहां तक पहुंचती है। अब वैसे तो इसको आगे निकल जाना चाहिए था हवा को, लेकिन होता क्या, यहां पर हमारे हिमालय भैंस हैं, ठीक है, हिमालय की पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। तो ये हवा सीधा, क्योंकि नमी वाली हवा है, हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर इस तरीके से यहां पर ये प्रेसिपिटेशन, ये जो बारिश है उसको प्रोड्यूस करती हैं। वो जो रेन, वो यानी कि इसी की वजह से जो यहाँ पर स्नोफॉल है वो हमको देखने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या, ये नमी तो आई लेकिन, और यहाँ पे बारिश नहीं हुई। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि हमने अभी पढ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार कम था, इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर था अब की बार का, जिस चक्कर में ये प्रॉब्लम्स नजर आई। तो आपको ये वाला रीजन समझ में आया। एक और कारण था, वो था रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एल नीनो। क्लाइमेट चेंज यानी लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना भी एक मेन रीजन है, जिसकी चक्कर में दोस्तों वहां पर बर्फ नहीं पड़ी अब की बार। दूसरा यहाँ पर एल नीनो। एल नीनो क्या है?
आपको पता है एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जब जो गर्म पानी है वो साउथ अमेरिका की साइड पहुंच जाता है और इधर जो है दोस्तों यहाँ पर ये ठंडा पानी बचा हुआ रहता है एशिया की साइड में। और आपको पता है समुद्र में गर्म पानी जिधर है उधर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों के बाद बारिश भी होगी। जिधर गर्म पानी होगा ऑब्वियस सी बात है उधर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे पानी ठंडा है जिस चक्कर में बारिश अब की बार कम देखने को मिली। तो एल नीनो इवेंट की वजह से भी दोस्तों यहाँ पर स्नोफॉल में एक इम्पैक्ट पड़ा है। और ऐसे कई सारे साल आपको मतलब पिछले दशक में देखने को मिल जाएंगे जब जो विंटर्स हैं वो काफ़ी सूखी रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल बहुत कम रही है, लेकिन बहुत कम रही थी बहुत कम, अब की बार जीरो। ऐसे साल 2022, 2018, 2015 वाला ईयर हमको देखने को मिला था जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये स्नोफॉल बहुत कम हुई, लेकिन बहुत कम हुई थी दोस्तों, हुई थी। अब की बार बहुत ना के बराबर हमको ये सिनेरियो नजर आ रहा है। अब इसी एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि आखिरकार ये जो स्नोफॉल, ये जो बर्फ नहीं पड़ी कश्मीर में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है इसमें, क्योंकि अब इतनी बर्फ पड़ेगी नहीं, ठंड नहीं रहेगी, तो इस चक्कर में जो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग की सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है। एग्रीकल्चर के लिए सूखा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर पानी बढ़ने की बजाय और कम हो गया। जो फसलें हैं उनका जो प्रोडक्शन होता था इस पर्टिकुलर सीजन में वो यहाँ पर काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरे भत्तर देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर विंटर क्रॉप्स, जो इस प्रकार से इस वाले सीजन में जो क्रॉप्स दोस्तों उगाई जाती थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे सॉइल के मॉइस्चर के लिए, अब क्या है वो भी यहाँ पर नहीं उगाई सकती। जैसे कि एप्पल हो गया, सैफरन हो गया, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं यहाँ की इकॉनमी के लिए, लेकिन प्रॉपर स्नोफॉल चाहिए होता है इनके प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्शन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है एप्पल, जो सैफरन है, केसर वगैरह, वो सब कश्मीर का सबसे बेस्ट है, लेकिन वो अब क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा ये कि प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन कम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकॉनमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या है, वो है टूरिज्म। हम कश्मीर को जानते कैसे हैं कि भाई लोग घूमने जाते हैं, कभी प्लानिंग होती तो कश्मीर का नाम ज़रूर आता है कि हाँ यार घूमने चलेंगे तो यार कश्मीर चलेंगे, गुलमार्ग चलेंगे, है ना। तो हुआ क्या है, यहाँ पे टूरिज्म पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो गुलमार्ग है वहाँ पर जो ये स्नोफॉल है वो यहाँ पर हुई नहीं अब की बार, और स्नोफॉल ही तो लोग देखने जाते थे फिर कश्मीर वाले रीजन में। कश्मीर टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों अब की बार स्नोफॉल हुई नहीं। बारिश ये जो बर्फ़ है ये प्रॉपर ना होने की वजह से या इनसफिशिएंट होने की वजह से टूरिस्ट का डिक्लाइन अब की बार देखने को मिला। और बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है जिसके तहत बोला जा रहा है कि 60% रिडक्शन हो चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर, जो आधे से ज़्यादा टूरिस्ट थे वो यहाँ पर नहीं आए अब की बार। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल प्रॉपरली हुई नहीं। और स्नोफॉल से संबंधित जितने बिजनेस हुआ करते थे, है ना, स्कीइंग होती थी, उसके अलावा बहुत सारे और भी रिलेटेड बिजनेस थे, वो सब बिजनेस ठप हो जाएंगे, जिसकी अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ की लोकल इकॉनमी के ऊपर में। बात क्लियर हो गई? तो ये था आर्टिकल, समझ में आ गया। तो आर्टिकल क्या था और प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन। अब दोस्तों पता है यहीं पर ना दो टर्म्स होती हैं, एक तो होता है इक्विटी, ठीक है, और एक होता है इक्वालिटी। तो इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझाऊंगा। और इस एडिटोरियल के अंदर में राइटर ने कितना बढ़िया तरीके से फोकस किया, मैंने यहाँ के कुछ मेजर पॉइंट्स आपके सामने निकाल कर दिखा दिए हैं, ये आप देख पाओगे, आपको मेजर पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो परेशान ना होना बिल्कुल भी। हर एक एडिटोरियल की जो समरी है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं आओ समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ एडिटोरियल मैं दे रहा हूँ, उनके साथ आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, चाहो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पूरा आर्टिकल है हमारा, ये एडिटोरियल ये डिस्कस करता है कि जो जेंडर इक्विटी की स्थिति है हमारे इंडिया के एजुकेशन में वो किस तरीके से है। ये भी सजेस्ट करता है कि हम यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस है, जो जेंडर गैप नजर आ रहा है ना, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, लड़की को कम प्रेफरेंस दी गई है पढ़ाई लिखाई में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। तो पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि आखिरकार किस बेसिस पर एडिटोरियल लिखा गया। तो होता यह है कि 2023 का एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको एसर रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, इस रिपोर्ट ने यह दिखाया कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, स्पेशली गांव वाले क्षेत्र से डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है कोर्सेज को चूज करने की, आगे जब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यहीं तो जाना पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो होता क्या है,
जब आता है यहाँ पर कोर्स चूज करने की, तो जो बॉयज़ हैं वो तो यहाँ पर स्टेम कोर्सेज में आ जाते हैं, लेकिन गर्ल्स जो हैं बहुत कम मात्रा में आती हैं। आधी गर्ल्स वहीं से फिर बाहर हो जाती हैं, ठीक है, अपने अपने इश्यूज़ की वजह से या फिर सोसाइटल इश्यूज़ की वजह से। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसकी चक्कर में क्या है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है, ऐसी ही इसी बेसिस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार इंडिया में जो जेंडर इक्विटी का स्टेटस है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। अब इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में ज़रा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये तो है इक्वालिटी, सभी को यहाँ पर इस तरीके से इक्वल दिया गया। इक्वल देने के बावजूद भी, इक्वली सबको यहाँ पर बांटने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये पीछे रह जा रहा है, ये हल्का सा ऊपर आ रहा है। और इसको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इक्वालिटी में इसको मिल गया। लेकिन इक्विटी में क्या है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये खड़ा होकर देख पा रहा है मैच, और उसको यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत ही क्योंकि काफ़ी नीचे आ रहा था, इसको यहाँ पर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आप देख पाओगे, इसको बेसिकली यहाँ पर मतलब ये भी फ़ायदा उठा ही रहा है। ये व्यक्ति है जिसको यहाँ पर इक्वालिटी में बेनिफिट्स मिलने के बाद भी काफ़ी पीछे था, तो इसको यहाँ पर एक और दिया गया जिससे यहाँ पर ये ऊपर हुआ, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ से इसको उठाकर इसको दिया गया। एक इक्वालिटी इक्विटी के बीच में एक आप कह सकते हो छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। सबको बराबर किया जा रहा है, यहाँ पर इक्वालिटी में सबको एक साथ बराबर किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे कंडीशंस को देखकर बराबर किया जा रहा है। अब बात यहीं पर हम करें जेंडर इक्वालिटी की, तो पहला यहाँ पर ये बोला है स्थिति क्या इंडिया में। तो इंडिया में स्थिति को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों जो जेंडर इक्विटी है लर्निंग आउटकम्स में, तो जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है 2017 का, वो ये दिखाता है कि जो लर्निंग लेवल्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में वो थोड़े से अभी भी ज़्यादा हैं। 2017 में भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ करते थे। अब बात करते हैं जेंडर गैप की, आखिरकार जेंडर को लेकर कितना बड़ा डिफरेंस है, लड़की लड़के के बीच में कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पेशली एजुकेशन में। तो पिछले 20 सालों में ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि देखो बिल्कुल एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है लड़कियों को भी, लेकिन फिर भी ये आप देख पाओगे जो गर्ल्स की एजुकेशन है या गर्ल्स की स्कूल है पिछले 20 सालों में ट्रिपल हो चुकी है, ठीक है, 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अगर वहीं पर बॉयज़ की देखोगे तो बॉयज़ की और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, और तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अगर आप देख पाओगे गर्ल्स का एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है 1.7% इन 1990 था, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बढ़कर 4.7 हुआ। जबकि मेल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4.1 था, ये बढ़कर 8.2 हो गया। तो इनके बीच का भी अगर आप जेंडर गैप निकालोगे तो वो लगभग 3.5 ईयर्स का आ रहा है। अभी भी यहाँ पर जो जेंडर गैप है दोस्तों वो बड़ा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे आपको नजर आएंगी। फिर ये जो वाइडनिंग जेंडर गैप है, लगातार जो जेंडर गैप बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं एजुकेशन के स्टेटस पर। तो जो गर्ल्स हैं, अगर आप देखोगे एजुकेशन में, तो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो फिर भी ज़्यादा है। पढ़ाई करते करते उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, बाहर चली गई, मतलब कि पढ़ाई छोड़ दी बीच में। जबकि बॉयज़ का जो ड्रॉप आउट रेट है दोस्तों वो बहुत कम है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अलग अलग रुकावटों की वजह से आता है। गर्ल्स को प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया इस आर्टिकल के अंदर में, या सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब फॉलो कर रहे हैं, जिनकी रूढ़िवादी सोच है, पुराने ज़माने की सोच है फीमेल्स को लेकर, है ना, वो यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, उसके बाद छोड़वा दे रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लड़के ही आपको नजर आएंगे। लड़कियाँ हैं लेकिन यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख पाओगे तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो सोसाइटी के अंदर में यहाँ पर एक थॉट है, अब जो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपको पता है सोसाइटी में क्या माना जाता है कि यार जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है ना। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप देख पाओगे तो बॉयज़ को अभी भी ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो स्टेटस की हम लोग बात करें तो जेंडर इक्विटी को लेकर एजुकेशन में क्या स्थिति चल रही है इंडिया में, वो हमने डिस्कस किया। अब राइटर बोलते हैं अगर इन सब चीज़ों को दूर करना है तो इसके लिए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस हमें अपनाने होंगे, कुछ वे फॉरवर्ड लेकर चलने होंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 है फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और ये सही बात भी है दोस्तों, यहाँ पर ये जो फोकस है हमारा, जो जोर होना चाहिए वो बच्चे की शुरुआती एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुरुआत से यहाँ पर फिर जो जेंडर गैप है वो क्रिएट होने लगता है। शुरुआत में हमें यहाँ पर ये जो जेंडर गैप है वो नहीं होने देना है, ठीक है। जो यहाँ पर सोच है, स्टीरियोटाइप सोच है, वो यहाँ पर बच्चों में भर दी जाती है स्टार्ट में, फिर वो बच्चा भी आगे ऐसी बन जाता है ना, नहीं यहाँ पर ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं जो आज के समय पर हम सिखा रहे हैं वो चीज़ में ये जो जेंडर गैप वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज़ अगर आपको ये देखनी है, स्टीरियोटाइप जो थॉट्स हैं वो यहाँ पर आगे बच्चों में ना बढ़ने देना। फिर एक और यहाँ पर चीज़ कर सकते हैं वो है एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल चैलेंज।
यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपरली जो फ्रेमवर्क होते हैं, नियम हैं, कानून हैं, उन सब की काफ़ी ज़्यादा कमी है। प्रॉपर फंडिंग नहीं आ पा रही है या पुअर क्वालिटी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक स्पेशल फोकस करना होगा। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है दोस्तों, इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से एड्रेस करके चलना होगा। फिर है एलिमिनेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, अभी डिस्कस ही कर रहे थे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, स्टार्टिंग में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसका स्टार्टिंग का जो दौर है, उस समय पर भी हमें फोकस करके चलना चाहिए कि हम उसको जो एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जो रूढ़िवादी सोच है जेंडर को लेकर कि हाँ लड़का आगे है लड़की पीछे है, इस तरीके की जो सोच है वो यहाँ पर ख़त्म करनी होगी। तभी यहाँ पर जो जेंडर गैप है वो आगे जाकर निपटता हुआ नजर आएगा। बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पर अभी हमारे पास में है। फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, और इसी तरीके से न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ऐसी और भी स्कीम्स यहाँ पर होनी चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा एजुकेशन में सपोर्ट मिले। क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है, जैसा सोसाइटी में चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर तो काफ़ी सारे घर वाले हैं वो भी फिर वही करते हैं, बच्चियों को फिर आगे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया, आगे फिर उसके बाद मतलब जो ड्रॉप आउट वगैरह है वो यहाँ पर हो जाता है, फिर कोई पढ़ाई बाकी होती नहीं आगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अपना निभा सकती हैं। अब दोस्तों इसी एडिटोरियल के बेसिस पर यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि वेमेंस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी टू फ्लरिश, हाउएवर इट फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस कीजिए। समाज में फलने फूलने के लिए महिला शिक्षा महत्वपूर्ण है, हालांकि भारतीय संदर्भ में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हो, आप 250 शब्दों में चर्चा कर सकते हो, अपना मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हो और उसका जो आंसर है वो अपना टेलीग्राम पर सबमिट कर सकते हो। जो आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है ना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जिसको हम इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात हो रही कि कैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर आता है। तो पूरा ये जो आर्टिकल है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। आओ मैं आपको समझाता हूँ क्या है मैटर। इस आर्टिकल ने यह बताया कि देखो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। सरकार से ज़्यादा पावर लोगों के पास में है, जनता के पास में है, पब्लिक के पास में है। कैसे? वोटिंग के बेसिस पर। तो ये लोगों के हाथ में है, वो वोट देकर यहाँ पे अपनी मन पसंदीदा सरकार को बैठा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हो गया डेमोक्रेसी। और एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब एक इंसान बैठा है उस कुर्सी पर, कोई कुछ उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया, व्लादिमीर पुतिन कब से यहाँ पर वो उसी पद पर बैठे हुए हैं, कोई ओपोजिशन है ही नहीं, अकेला व्यक्ति यहाँ पर रूल कर रहा है। समझ गए? तो एक होती है डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी बढ़िया है, डिक्टेटरशिप बढ़िया है। ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी बढ़िया है, लोगों के पास में फ्रीडम है कई सारी चीज़ों की। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोस्टली कंट्रीज डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिल जाएंगी पूरे वर्ल्ड में। होता क्या है, अब इसी डेमोक्रेसी को आप देखोगे, ये भी मिली हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक और चीज़ होती है कि भैया संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं हम, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अब कई बार ना गवर्नमेंट ने कोशिश क्या की है, सरकार क्या कोशिश करना चाहेगी कि भाई संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, बदलाव कर लिया जाए, और बदलाव करके उसको ऐसा बना दिया जाए कि सारी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में रहें और कोई कुछ बोल ना सके। पहले ऐसे कोशिश की गई, कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जब ऐसे मैटर्स नजर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप संविधान में जो चीज़ बदलना चाहते हो बदल लो, जो करना है कर लो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हाथ नहीं लगा सकते। BSD इसको बोला जाता है दोस्तों। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आओ आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, इतना मैटर आपको समझ में आया कि पूरा का पूरा मामला क्या चल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये हमको तय करके देगा कि जो इंडिया की जो स्पेशल पावर्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के पास में, उनके जो फ्रीडम्स हैं वो नहीं छीनी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारत के अंदर में इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो मैं आपको इवोल्यूशन समझाने के लिए एक प्रॉपर फोटो का यूज करूंगा। ये वाला फोटो सबसे बढ़िया है समझने के लिए। कई सारे केसेस दोस्तों इतिहास में होते हैं। शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस आपको देखने को मिलेगा। उस समय पर ये बेसिक 1951 और 1965 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो केस हैं, मतलब ये केस आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने कोशिश की थी कि भैया सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ली जाए हमारे संविधान को अमेंड करने की,
क्योंकि संविधान को अमेंड करने की पावर मिल जाती है आर्टिकल 368 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है बोल दिया, आपके पास में एब्सोल्यूट पावर है, आप अमेंड कर सकते हो, आप जो बदलाव करना है कर लो। ठीक है, पार्लियामेंट खुश, सरकार सोचेगी अब तो बार ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट हो जाएंगे, ये बदलाव हो जाएंगे, सारी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में, कोई हमें हटा नहीं सकेगा। फिर वो डेमोक्रेसी किस बात की, वो तो डिक्टेटरशिप ही हो गई ना। अब क्या होता है, एक और केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स पावर रेस्ट्स ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मैटर समझना, धीरे धीरे क्या हुआ कि बीच में यहां पर अगर कोई बदलाव कर सकते हो ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे संविधान के अंदर में हमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपके पास में बोलने का हक है, अपने एक्सप्रेशंस रखने का हक है, जीने का अधिकार है, बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से अधिकार आपको मिले हुए हैं। समझ गए। अब क्या हुआ, अगर पार्लियामेंट के पास में संशोधन करने की पावर आ जाएगी तो आपके राइट्स भी छीने जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस पे केसेस होते रहे। गोलकनाथ की बात, केशवानंदा भारती केस आया, सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो नींव है वो यहीं से शुरू होती है। केशवानंदा भारती केस आपने सुना भी होगा कई बार। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट सामने आया और क्लियरली यहां पर पार्लियामेंट को बोल दिया, क्योंकि बीच में पावर है नहीं है, गड़बड़ी चली रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला यहां पे पार्लियामेंट हमारे संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, किसी भी हिस्से के अंदर बदलाव करना चाहे कर सकता है, बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया आप कुछ भी करना है कर लो, लेकिन आप हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। अब सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पता है हमारी दिक्कत भी, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा नहीं की गई, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इतना दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो ये मैटर है वो समझ में आया। अब क्या होता है आगे, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर धीरे धीरे करके ना काफी सारी चीजें ऐड होती हुई चली गई। ऐसे कई सारे और भी केस आते हुए चले गए लाइन से। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, ऐसे और भी केसेस आए। उसका बाद वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें मतलब ये केसेस वो थे जहां पर धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करते चले गए। जैसे 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था, इसमें जो रूल ऑफ लॉ है इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया। SR बोमई केस, इसमें फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया। समझ रहे हो इस बात को। तो धीरे धीरे करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश हुआ है। और अभी तक अगर हम देखें तो क्या आता है, मतलब कहने का मतलब है पार्लियामेंट, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि पार्लियामेंट या सरकार संविधान में क्या नहीं बदल सकती, तो सीधा यहां पर जवाब देना है कि सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो नहीं बदल सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन अभी भी सही से डिफाइन नहीं है, बट अभी तक क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर दी जा चुकी हैं। फॉर एग्जांपल द रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना। ऐसा ना हो जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव हो, सरकार का दबाव हो, तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबकी पावर्स अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब अलग अलग है, सबकी पावर्स अलग अलग है ना। समझ रहे इस बात को। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी का दबाव उसके ऊपर ना रहे, या किसी से एसोसिएटेड जुडिशरी ना हो, तो वो भी BSD का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। यानी आप जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को नहीं छीन सकते। प्लस सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया की डेमोक्रेसी हो गई। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा राज्यसभा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत सरकार का नहीं छीन सकते, वो भी BSD के अंदर में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीजें दोस्तों अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डाल दी गई हैं। समझ गए इस बात को। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को प्रोटेक्शन दे रहा है। संविधान में अगर ये कुछ भी चीजें बदलें, कुछ भी कोशिश करें, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, इन सब चीजों को, मतलब फिर भी फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब चीजों को ये छीन नहीं सकते। आई होप आप मेरी बात को यहां पे समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि जो एसेंशियल फीचर्स हमारे संविधान के वो बरकरार रहेंगे। आप कुछ भी बदलो ठीक है, लेकिन आप इनको नहीं बदल सकते। यही तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था। लोगों को कई बार समझ में नहीं आ पाता है। अब क्या है इसका इंपॉर्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंस यही है कि पॉलिटिकल पावर लिमिटेड हो जाती है गवर्नमेंट के पास में। आप सब कुछ बदलो, आपके पास में पावर है, लेकिन आप ये नहीं चेंज कर सकते, किसी का हक नहीं छीन सकते, राइट नहीं छीन सकते आप, मतलब सारी पावर्स अपने हाथ में कदापि ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बदल ही नहीं पाओगे। अब बात यह इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसकी पावर लिमिटेड हो जाती है। दूसरा, इसको लेकर क्या क्रिटिसिज्म है, कई बार आलोचनाएं भी होती हैं। पहली आलोचना यही है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ तो रहे हैं,
लेकिन हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप डिटेल से देखने की कोशिश करोगे तो प्रॉपर कोई डेफिनेशन भी नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, कोई जुडिशरी इसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करवा दे कि भैया ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, वो भी नहीं है। फिर एक और यहाँ पर आलोचना ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के नाम लेकर, तो ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस, क्रिटिसिज्म, आई होप दोनों के दोनों चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा सॉरी, इस आर्टिकल भी मेंस क्वेश्चन है, चाहो तो आप आज एक और मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास में 2 सवाल आ चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या बात करता है, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसका इवोल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंस, इसका जो महत्व है वो यहाँ पे आपने बताना है। एक बार हिंदी में रीड करता हूं। तो भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत के उद्भव और महत्व की विवेचना कीजिए। डिटेल में डिस्कस करके आप अगेन उसी ग्रुप में सेंड कर सकते हो अपने आंसर्स को, ठीक है। वैसे तो दोस्तों मैं कुछ और आर्टिकल भी लाया था, बट उसको यार मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं कल डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा और डिले हो ही चुका है, आपको पता है यार मैं अपनी स्पाइन इशू से गुजर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं धीरे धीरे के मेरी बॉडी रिकवर कर रही है, उसके बाद मैं टाइम पर आपके वीडियो लाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने मेंशन कर दिया था टेलीग्राम पे कि वीडियो आपका थोड़ा सा डिले से आएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, अच्छा एक चीज़ और कि देखो यार अभी ना जो स्पाइन स्ट्रेन है ये, इसके चक्कर में मैंने आपको कल बताया था, मैं मतलब कुछ बता नहीं था, मैं यार सोच रहा था यार क्या क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, है ना, कि ये सब चीज़ें यार क्या शेयर किया जाए क्या शेयर ना किया जाए, इस चक्कर में बता नहीं रहा था। लेकिन वीडियो डिले पे डिले हो रहा था। फिर कल मैंने यहाँ पर बताया, तब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे समझा कि हाँ यार इशू है जिस चक्कर में वीडियो लेट हो रहा है, और अभी भी यहाँ पे वीडियो डिले हो रहा है। इससे मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ यार, बैठना क्या लेटना क्या, बैठा भी नहीं जा रहा लेटा भी नहीं जा रहा है। खैर ट्रीटमेंट चल रहा है और ये सही होता है। वैसे ही मैं अपना जो काम है उसको जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता वीडियो जल्दी अपलोड हो, आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी रहती होगी यार, जितना जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। बट वही है, कुछ इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे नो डाउट, बट थोड़ा सा समय लग रहा है और फिर जो चीज़ें आएंगी वो अपने टाइम पर आपको मिलती रहेंगी। बाकी हमारा क्वेश्चन ये था प्रीलिम्स का कि भैया बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या केरला में कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? ऐसा नहीं है, वहाँ पे है। मध्य प्रदेश में भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आर्टिकल भी आपके साथ मैं कल ही डिस्कस करूंगा, कुछ 1-2 आर्टिकल आपके रह जा रहे हैं, कल वाले वीडियो में आपके कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।